हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज के इस वीडियो से पहले हमने इस अध्याय से जुड़े कुल 15 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, जहां पर हमने डिटेल में बहुत अच्छी तरीक़ा से, इनफैक्ट बहुत ही आसान शब्दों में इस अध्याय से जुड़े कई सारे टॉपिक को अब तक समाप्त कर दिया है। इसलिए मैं आपको यह ज़रूर कहूँगा कि यदि आप अब तक इन 15 वीडियो में से कोई भी एक वीडियो नहीं देखे हैं या फिर कोई भी एक वीडियो मिस करके आप यहाँ पर आए हो, तो आप ऐसा ना करो। आप सबसे पहले ये पूरा 15 वीडियो देखो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इनफैक्ट यदि आप ये अध्याय शुरू से पढ़ रहे होंगे, यानी वीडियो नंबर 1 से पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया होगा। इनफैक्ट आपको ये मालूम हो चुका होगा कि यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो सारा टॉपिक अपने आप से प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप एक भी वीडियो पीछे छोड़ के यहाँ पर आए हो तो ऐसा ना करें। ऐसा यदि आप करोगे तो हो सकता है कि आपको आने वाले वीडियो या फिर आने वाला टॉपिक अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ में आ पाए। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि हमने इस वीडियो से पहले कुल 15 वीडियो बना दिया है, यानी कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 16वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में समझे तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 16 पढ़ने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इस भाग में, यानी भाग 16 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें कि आज की इस वीडियो यानी भाग 16 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की इस वीडियो में फिर से हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हम पिछले 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। उसका नाम क्या है? फंक्शन, यानी कि फलन। यानी आज की इस वीडियो में भी हम लोग फिर से फलन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब फलन के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फलन से रिलेटेड कुछ उदाहरण को देखेंगे। जो अब तक हमने फलन के बारे में पढ़ा है, जो पिछले 2 वीडियो से हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं फलन के बारे में, उससे रिलेटेड हम कुछ उदाहरण देखेंगे, एनसीईआरटी के उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग फलन के प्रकार देखेंगे। यानी कि इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अब तक जो हम लोग फलन के बारे में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद हम लोग फलन के प्रकार देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस प्रकार किस टॉपिक को कब और कैसे पढ़ेंगे। यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे, यानी आप यहाँ भाग 15 देख कर आए होंगे, तो हमने कुछ इस स्लाइड पर ये अंतिम भाग यानी भाग 15 को एंड किया था। एक ऐसा हमने डायग्राम बनाया था और ये बताया था कि ये डायग्राम एक फलन का है। किसका है? फलन का है। और इस प्रकार का जो डायग्राम है, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी डायग्राम दिख रहा है, वो है फलन का डायग्राम, लेकिन यह एक विशेष फलन का डायग्राम है। और उससे हमने क्या बोला था उस विशेष फलन का नाम, कि अचर फलन। यानी कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो एक अचर फलन का डायग्राम है। फलन का तो है, लेकिन फलन में से भी किसका? तो अचर फलन का डायग्राम है। अब ये अचर फलन क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में आज ही के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने बोला कि फलन का डायग्राम तो है, लेकिन फलन में भी क्या? तो अचर फलन। यानी कि यहाँ से आपको यह क्लियर हो रहा होगा कि ये जो अचर फलन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं फलन का एक प्रकार होगा। तो चलिए उसको हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये मैंने बताया कि ये जो अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा डायग्राम, वो किसका डायग्राम था? अचर फलन का, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। किसके उदाहरण? तो अब तक हमने जो भी
फलन के बारे में पढ़ा है पिछले 2 वीडियो से। इनफैक्ट यदि आप इसे शुरू से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि शायद हमने भाग 2 में भी यानी दूसरे वीडियो में भी इस टॉपिक यानी फलन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो कुल मिला के जो भी अब तक हम लोग फलन के बारे में पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी का कुछ उदाहरण अभी करने वाले हैं। लेकिन वह करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले स्लाइड में जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप प्रश्न को समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने नोटबुक पे इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब तक ना सॉल्व हो वीडियो को रिप्ले मत कीजिएगा, आप उसे अपने नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। जब आंसर आ जाए आपका, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका सही आया गलत आया, लेकिन जब आंसर आपका आ जाए तब आप वीडियो को रिप्ले कीजिए और उसका आंसर देखें। ऐसे में ये होगा कि आपको यदि आपका आंसर गलत आता है तो आपको ये समझ में आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा उसका आंसर तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। ओके, तो हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका पहला उदाहरण या कहिए कि पहला प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो पॉज करके इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 और 3 संबंध आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इन तीनों संबंध को पढ़ना है, इसे समझना है और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि यह फलन है अथवा नहीं। यानी कि जब आप इन तीनों ये संबंध को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद आपको समझने के बाद यह बताना है कि कौन सा इन तीनों संबंध में से फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है। यदि वो फलन है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों है। यानी दोनों केस में आपको उसका एक रीजन यानी कि एक कारण बताना है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसका ये आंसर अपने नोटबुक पे लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ। यदि हम पहला संबंध के बारे में बात करें तो यह एक फलन है। क्यों है? क्योंकि यदि आप पहला संबंध को गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव जो थे 2, 3, 4 वो कि प्रतिबिंब अद्वितीय है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है और 4 2 से रिलेटेड है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जितना भी जो इसका डोमेन है 2, 3, 4 उसका इमेज जो है वो यूनिक है। यानी एक संख्या किसी भी 2 संख्या से रिलेटेड नहीं है। एक संख्या जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या से रिलेटेड है, जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या से रिलेटेड है। ठीक उसी प्रकार जो 4 है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या से रिलेटेड है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला संबंध दिया गया है वो एक फलन है। अब वहीं यदि हम दूसरे संबंध की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यह एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, 2 का इमेज सिर्फ एक ही था, वो क्या था, वो 1। 3 का इमेज भी सिर्फ एक ही था, वो क्या था, 1। 4 का इमेज भी सिर्फ एक था, वो क्या था, 2। यानी कोई भी आप एक संख्या 2 का इमेज नहीं, यानी 2 का इमेज यानी कि कोई भी एक संख्या 2 संख्या से रिलेटेड नहीं हो रहा था। लेकिन यही यदि आप दूसरा संबंध के बारे में बात करें तब देखो कि यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है और दोनों बार में 2 दूसरे संख्या से रिलेटेड है। यानी कि एक बार में 2 से रिलेटेड है और दूसरा बार में 2 किससे रिलेटेड है, 4 से। तो यहीं से हम स्टार्टिंग से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक ही संख्या 2 भिन्न संख्याओं से रिलेटेड है, संबंधित है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा संबंध है वह एक फलन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी कि क्योंकि एक ही प्रथम अवयव 2 भिन्न प्रतिबिंबों 2 और 4 से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। अब यदि हम तीसरे का बात करें, किसका बात करें, तो तीसरे संबंध का बात करें तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर आप देखिए
कि यहाँ पर जो 1 का इमेज है वो 2 है, 2 का जो प्रतिबिंब है वो 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है और 6 का 7 है। यानी यहाँ पे हर एक संख्या का प्रतिबिंब अलग है, यानी कि यूनिक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो तीसरा है वह एक संबंध के साथ साथ एक फलन भी है। यानी कि कुल मिला के इस पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों प्रश्न में, इन तीनों संबंधों में जो पहला और तीसरा संबंध है वो अपने आप में संबंध के साथ साथ भी एक फलन भी है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है फलन के प्रकार, उसको समझने की तरफ। यदि हम अपने सिलेबस की बात करें और कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक और हमारी कक्षा 11वीं की सिलेबस के अनुसार हमारे पास निम्न फलन के प्रकार है और वो कितने हैं? वो है 7 प्रकार है। यानी कि हमें कक्षा 11वीं में कुल कितने प्रकार के फलन पढ़ने को मिलेगा? तो हमें कुल 7 प्रकार का फलन पढ़ना होगा। वो फलन क्या क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसका नाम जान लेते हैं, ताकि जब हम एक एक करके एक एक फलन को समझेंगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो कि आप पहले से वह शब्द ना सुने हो। इसलिए मैं पहले ही आपको इन 7 प्रकार का फलन का नाम बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग 7 प्रकार के फलन का नाम को जानते हैं। यदि पहला फलन की बात करें, फलन के प्रकार का पहला फलन की बात करें तो एक फलन होता है तत्समक फलन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये क्या होता है, इसे कैसे हम लोग दर्शाते हैं, कौन सा फलन को हम लोग तत्समक फलन कहेंगे, ये सभी हम लोग डिटेल में सभी फंक्शन यानी सभी फलन के बारे में हम लोग एक एक वीडियो में कहिए कि एक एक वीडियो में अच्छी तरीक़ा से चर्चा करेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ 7 फलन का नाम जानिए और आज के इस वीडियो में हम लोग इस फलन यानी जो दूसरा फलन है अचर फलन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। हम आज के वीडियो में पहला फलन के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो दूसरा फलन है इससे आप पहले भी वाकिफ़ हो चुके हो। आपको याद हो कि पिछले वीडियो में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन या कहिए एक इसका ओवरव्यू आपको दे दिया था, और आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक अचर फलन के बारे में एक ओवरव्यू दिया। इसलिए यदि आज हम लोग इस फलन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी इसे समझने में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि फलन 7 प्रकार के होते हैं, उसी में पहला फलन तत्समक फलन होता है जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। दूसरा फलन अचर फलन होता है जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम तीसरे फलन की बात करें तो वह होता है बहुपद फलन या कहिए बहुपदीय फलन, और उसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार चौथा जो फलन होता है वो परिमेय फलन होता है जिसे अंग्रेजी में रेशनल फंक्शन कहते हैं, और जो 5वां फलन होता है वो मापांक फलन होता है जिसे अंग्रेजी में मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम छठा फलन की बात करें तो वो होता है चिन्ह फलन यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। और यदि हम 8वां फलन की बात करें तो वो होता है महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर फलन 2 पर लिखा गया है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो ये कुछ 7 प्रकार के फलन थे जो हमें कक्षा 11वीं के सिलेबस में और हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे। अब हम लोग डिटेल में हर एक फंक्शन, हर एक फलन को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास समय सीमित है इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ एक ही फलन के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है? तो वो है अचर फलन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। यदि हम अचर फलन की बात करें, यदि हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट का मिस्टेक हो गया है, ये जो अचर है यहीं पे लिखाएगा। तो हम लोग जब आप लोग यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे तो आपको यह पता होगा कि हमने जब फलन को जब हम आपको समझा रहे थे तो आपको कहे थे कि फलन एक प्रकार का एक मैजिक बॉक्स की तरह होता है, जिसमें यदि हम कोई वस्तु डालें, कोई संख्या डालें तो हो सकता है कि वही संख्या बाहर निकले या फिर कोई दूसरा संख्या बाहर निकले। तो यही चीज़ यहाँ पे उसी तरीक़ा से हम लोग इस अचर फलन को भी समझने वाले हैं।
यदि हम अचर फलन की बात करें तो अचर फलन एक प्रकार का ऐसा मैजिक बॉक्स है जिसमें यदि आप कोई भी संख्या डालो, कोई भी फलन डाल दो, कोई भी वेरिएबल डाल दो, तो वो हमेशा एक ही संख्या देगा, हमेशा कांस्टेंट संख्या ही देगा। आप इस मैजिक बॉक्स में कुछ भी डाल दो, वो हमेशा एक ही नंबर, एक ही कांस्टेंट संख्या देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यदि हम अचर फलन की बात करें तो इसका जो प्रांत होता है यानी डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है, पूरा रियल नंबर होता है। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि इस मैजिक बॉक्स में आप कुछ भी डाल दो वो हमेशा एक अचर ही देगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका प्रांत होता है यानी कि जो इसका डोमेन होता है वो आर होता है, और जो इसका परिसर होता है यानी कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, सी, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब यदि हम इस अचर फलन को ग्राफ पेपर पे ड्रा करने का प्रयास करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वह एक अचर फलन का डायग्राम है। मैंने क्या बताया कि आप कुछ भी, जैसे कोई भी फलन मूलतः किस प्रकार का होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में कुछ होता है। तो यदि आप मान लीजिए कोई एक ऐसा फलन y इक्वल टू 4x, ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू पुट करोगे वहाँ पे y का वैल्यू चेंज होता रहेगा। यदि आप x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम एक ऐसा फंक्शन की बात करें जहाँ पे y इक्वल टू एक्स हो, यानी कि यदि हम y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग एक फलन को डिफाइन करते हैं और इनफैक्ट यदि हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे हम उस फलन में वैल्यू पुट करते हैं हम डिफरेंट प्रकार का डायग्राम या कहिए कि डिफरेंट प्रकार का कर्व उस ग्राफ पेपर पे हम लोग पाते हैं। जैसे यदि हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा करना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। और इसी प्रकार जो कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन का जो यदि हम ग्राफ पेपर पे जो ड्रा करेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मान लीजिए आपको y इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी कि ये एफ एक्स इक्वल टू 2 कोई एक फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर यदि आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दे, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर दे, और यहाँ पे पहले से कह दिया है कि ये जो एफ एक्स का वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 2, यानी कि आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर दो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी भी कुछ इसी प्रकार का आपको डायग्राम देता है। यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3 है, यानी कि आप x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 1 कर दो, -1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा। वो क्या है, 3, जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से बतलाया गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स उसका आप कुछ भी वैल्यू पुट करो उसमें वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा, वो क्या है, 3। और इस स्थिति में यदि हम इस फलन का एक डायग्राम बनाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी कि कुल मिला के एक कांस्टेंट फंक्शन यानी एक अचर फलन का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जो भी पढ़ाया, जो भी समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही, और जो बाकी फंक्शन है, जो बाकी फलन है, उसको हम लोग धीरे धीरे अच्छी तरीक़ा से डिटेल में आगे आने वाले सभी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।